जी नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदानों के बारे में। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदानों का। तो जैसे कि दोस्तों जानते हैं, ये यूनान का या ग्रीक का मानचित्र है। यूनान का ग्रीक का यह मानचित्र है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनान या कहीं ग्रीक उस समय काफ़ी प्राचीन समय काल में जो है यूनान का क्या था, आधिपत्य था। भूमध्य सागर के चारों तरफ, यानी कि ये जो हमारा भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर यहाँ जो भूमध्य सागर ये है, इसके चारों तरफ क्या था, ग्रीक का आधिपत्य था। और आधिपत्य होने के साथ साथ इसकी भौगोलिक स्थिति अगर बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में, जैसे कि दोस्तों जानते हैं 20 अक्षांश उत्तर से लेकर 40 अक्षांश उत्तर तक इस ग्रीक का पूरा विस्तार है। यूनान का पूरा विस्तार कहाँ से, 20 से लेकर उत्तर से 40 उत्तरी अक्षांश तक इसका पूरा विस्तार है। और जैसे कि जानते हैं इसके ऊपर जो है बर्फ से आच्छादित बहुत सारे क्षेत्र हैं। वहाँ से जो हवाएं आती हैं अवतलित रूप में और स्वच्छ आकाश इस क्षेत्र में रहते हैं, स्वच्छ आकाश। और जो यहाँ की भूमियाँ हैं वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। यूनान की जो भी भूमि हो, जो स्थलीय भाग है, वो यहाँ काफ़ी ऊबड़ खाबड़ भूमियाँ पाई जाती हैं। नदियों द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं, बहुत से नदियों के प्रक्रमों द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। उसी तरह से सागरी लहरों द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। बहुत सारी यहाँ विविधताएँ मिलती हैं, बहुत सारी विविधताएँ ग्रीक में मिलती हैं। अब आते हैं दोस्तों, एक एक को जानेंगे यूनान में। जैसे कि जानते हैं यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदानों को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 500 BC से 200 BC तक ये जो यूनान का काल था, ये स्वर्ण काल था। क्योंकि इस समय जो यूनान था वो काफ़ी समृद्ध रूप में था। क्या काफ़ी समृद्ध रूप में था, उसका बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में धीरे धीरे वो विस्तार भी कर रहा था। और इसे यूनान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसी समय में यहाँ भूगोल में बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, उन तथ्यों को जुटाने का काम किया। जैसे अभी हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ देखिए कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान। तो पहला योगदान क्या था, पृथ्वी के धरातल के बारे में तथ्य जुटाए। कौन, यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने जो है पृथ्वी के धरातल के बारे में बहुत सारे तथ्य जुटाए, बहुत सारे तथ्य। उसी तरह से ज्ञात क्षेत्र को मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास किया। बहुत सारे जिन क्षेत्रों को उन्होंने ज्ञात किया, उन क्षेत्रों को जो है मानचित्र में दर्शाने का भरपूर प्रयास किया। आकाशीय पिंडियों का भी अध्ययन किया। जैसे कि जानते हैं आकाशीय तारे, ग्रहों, यानी सौर मंडल की भी बात उसी समय जो है यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने अपने महाकाव्य और ग्रंथों में इन सब के बारे में जो है जिक्र किया है। भौगोलिक प्रक्रमों का अध्ययन किया। जैसे अभी हमने कहा कि वहाँ की नदियों के प्रक्रमों द्वारा बहुत सारे जो है स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। उसी तरह से भौगोलिक प्रक्रमों का भी उन्होंने जिक्र किया हो, चाहे सागरी जल द्वारा प्रक्रम बने हो, चाहे नदियों द्वारा हो, और चाहे जिस द्वारा जो भी प्रक्रम हो, उन सब के बारे में उन लोगों ने अध्ययन। गणितीय भूगोल में योगदान उन सब का क्या था, गणितीय भूगोल में बहुत सारा योगदान है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे थेल्स के बारे में, चाहे एनेक्सिमेंडर हो,
क्या है, ये सब गणितीय भूगोल में बहुत सारे योगदान दिए हैं। ज्यामिति के बारे में बताए हैं। इसी तरह से ऐतिहासिक भूगोल में योगदान बहुत सारे भूगोलवेत्ता, चाहे होमर हो, चाहे क्रेटियस हो, चाहे हेरोडोटस हो, यानी चाहे जो भूगोलवेत्ता हो, उन्होंने इतिहास और भूगोल को एक सिक्के का दो पहलू माना है। उन्होंने भूगोल के साथ साथ इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, इतिहास के साथ साथ भूगोल का अध्ययन करें, ऐसा उनका मानना था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं एक एक यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला जो भूगोलवेत्ता निकल के आया वो था होमर। वो होमर था। होमर होमर एक यूनानी कवि था। होमर क्या था? एक यूनानी कवि था। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कवि हैं, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, चाहे जो है, कवि था जिसने ऐतिहासिक भूगोल में अपना योगदान दिया, यानी कि ऐतिहासिक भूगोल में इनका काफ़ी योगदान था। इसके साथ साथ इनकी दो महत्वपूर्ण महाकाव्य थी। दो महत्वपूर्ण महाकाव्य थी, एक था इलियड, एक था ओडिसी। इलियड एवं ओडिसी दो महाकाव्यों की जो है होमर ने रचना किया। इसने पृथ्वी को वृत्ताकार बताया। होमर ने जो है पृथ्वी को क्या कहा? पृथ्वी को उन्होंने कहा वृत्ताकार रूप में। पृथ्वी क्या है? वृत्ताकार रूप में है, जो चारों ओर सागर सरिता से घिरी, यानी कि ये पृथ्वी है और ये वृत्ताकार रूप में, इसके चारों ओर क्या है? सागर सरिता है। इसके चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है तथा आकाश का ठोस नतोदर सतह वाला बताया, यानी कि उन्होंने कहा आकाश जो है ऐसे ऐसे नतोदर के रूप में, ऐसे ठोस सतह वाला नतोदर के रूप में है बताया। सूर्य के लिए कहा कि सागर सरिता से निकलता है और उसमें समाहित हो जाता है। इन्होंने होमर ने कहा कि जो सूर्य है, यानी कि ये पृथ्वी है आपकी, और ये सागर सरिता है। उन्होंने कहा कि सूर्य क्या करता है? यही सी सागर सरिता से निकलता है और इसी सागर सरिता में विलीन हो जाता है। इसी सागर सरिता से निकलता है। जैसे देखिए, यहाँ से मान ले रहे हैं सूर्य निकला और ऐसे ये सूर्य यहाँ विलीन हो गया। इसी सागर सरिता से निकलता है, इसी सागर सरिता में जो है ये विलीन हो जा रहा है। इसी तरह से और जो है उन्होंने तारों को भी बताया कि तारों का भी इस ऐसा ही होता है। उन्होंने उन्होंने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों का भी वर्णन किया है। या होमर ने बताया है कि चारों दिशाओं से जो पवनें आती हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताने का उसी समय, काफ़ी प्राचीन समय में ही बहुत प्रयास किया था और काफ़ी हद तक सही है। जैसे उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा के अनुरूप क्रम से उन्होंने क्या किया, होमर ने जो है चारों पवनों के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि जो पवनें होती हैं, जैसे उन्होंने क्या किया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। उत्तर से आने वाली जो पवनें हैं उसका नामकरण उन्होंने बोरिस रखा। बोरिस कहा कि उत्तर से जो आने वाली पवनें हैं उसका नाम उन्होंने बोरिस रखा। और जो बोरिस पवनें होती हैं, उन्होंने बताया कि जो बोरिस पवनें होती हैं वो तेज और ठंडी होती हैं। क्या होती हैं? तेज और ठंडी होती हैं। और जो उन्होंने फिर दक्षिण की पवनों के बारे में बात की, तो वो दक्षिण की पवनों का नाम उन्होंने रखा नोट्स। दक्षिण की पवनों को नाम उन्होंने नोट्स रखा और उसको बताया कि दक्षिण से पवनें आती हैं और तागरों पर प्रभावी होती हैं, यानी कि वो तागरों के आधार पर वो पवनों में, यानी शुष्कता और नमी, जो भी वो तागरों के आधार पर उन्होंने इसका जिक्र किया, उसका नामकरण किया नोट्स। ह्यूरस ह्यूरस उन्होंने कहा कि पूरब से जो पवन आती है उसका नाम उन्होंने ह्यूरस रखा और इस पवन को कहा कि ये पवन क्या है? ये मंद गति से पवनें चलती हैं। ये मंद गति से पवनें चलती हैं।
उसी तरह से जो पश्चिम की पवनों की बात उन्होंने की, पश्चिम की पवनों को उन्होंने जेफरेज कहा, और जेफरेज जो पवनें होती हैं वो काफ़ी उन्होंने कहा कि प्रचंड पवनें होती, जैसे कि आज भी हम लोग जानते हैं पश्चिमी पवनें होती हैं और काफ़ी प्रचंड होती। उसी तरह उसी समय जो है होमर ने इस पवन को कहा कि ये जेफरेज पवनें होती हैं और काफ़ी प्रचंड होती हैं। इसी के साथ साथ होमर का एक कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इन जियोग्राफी। देखिए यहाँ होमर का एक कंट्रीब्यूशन है, उसको जानते हैं। देखिए यहाँ होमर कंट्रीब्यूशन इन जियोग्राफी, देखिए यहाँ लिखा है द अर्थ टू बी ए प्लेस ऑफ सर्कल। जैसे अभी आपको हमने बताया कि क्या है, एक वृत्त के रूप में फॉर्म सराउंड द ऑल साइड बाय ओशियन रिवर, यानी कि उसके देखिए यहाँ क्या है, ये अर्थ है आपकी, ये अर्थ है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या है, सागर सरिता है। इसके चारों ओर क्या है, ये सागर सरिता है। और क्या है, उन्होंने बताया है कि सूर्य चाहे तारे देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, फिर ऐसे ही आकर विलीन हो रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जो है पवनों के बारे में देखिए यहाँ पवन बोरस, जेफायरस, नोट्स और जो है ये जो है इस पवनों को बताया। और उसके बाद उन्होंने 4 पिलर की बात कही है। 4 पिलर की बात कहा कि 4 पिलर पे जो है हमारा वायुमंडल क्या है, टिका हुआ है, यानी 4 पिलर पे जो है 7 पिलर पे जो है हमारा वायुमंडल क्या है, टिका हुआ है। और ये हमारा वायुमंडल जो है ये नतोदर के रूप में है और ठोस है, नतोदर के रूप में है और ठोस है, और ये 4 पिलर पे टिका हुआ है। इस तरह से उन्होंने होमर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब अगले जियोग्राफर भी आते हैं थेल्स। थेल्स क्या थे, थेल्स एक एनेक्सिमेंडर, थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। थेल्स महान दार्शनिक और गणितज्ञ था। थेल्स क्या था, महान दार्शनिक और गणितज्ञ था। थेल्स ने अनेकों गणितीय प्रमेय दिए। थेल्स ने बहुत सारे गणितीय प्रमेय दिया। थेल्स ने बहुत सारे गणितीय प्रमेय दिया, जैसे उन्होंने जो पहला प्रमेय उनका था, किसी अर्धवृत्त के आधार को, किसी अर्धवृत्त के आधार को आधार मानकर अर्धवृत्त की परिधि को छूता हुआ त्रिभुज बनाया जाए तो परिधि पर त्रिभुज की दोनों भुजाओं का कोण जो होगा 90 अंश होगा। समझाते हैं दोस्तों इसको कैसे कहा है इन्होंने, आइए देखते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम कहा है कि जो है किसी अर्धवृत्त, यानी कि क्या है, ये हमारा एक अर्धवृत्त है, ये क्या है, हमारा एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त के आधार, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार है। ये आधार अर्धवृत्त को छूता त्रिभुज बनाया जाए, इसको छूता हुआ अगर हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे ये हमारा आधार है और इसको छूता हुआ मान रहे हैं कोई ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसे कोई त्रिभुज बना रहे हैं, तो क्या है, ये 90 अंश का यहाँ देखिए कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ 90 अंश का आपका कोण बनाने की इस अर्धवृत्त को आधार मानकर हम कि त्रिभुज की रचना करें तो ये 90 अंश का क्या करता है, कोण बनाता है। यही थेल्स ने अपने पहले ज्यामिति प्रमेय में जो है इसी को सिद्ध किया। उसका दूसरा क्या था, किन्हीं दो समांतर रेखाओं, क्या है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली सरल रेखा के द्वारा बनाए गए एकांतर कोणों का मान समान होता है। थेल्स ने कहा कि किन्हीं दो समांतर, मान ले रहे हैं कोई 1 2, क्या है, एक ये है 1 2, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा, यानी किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली एक रेखा ऐसे कर दें, ये दोनों समांतर रेखा हैं, एक दूसरे के समान है। इसको अगर हम एक रेखा और ऐसे डाल देते हैं कि दोनों रेखाओं को काट रहा है, तो दोनों के जो कोण बनेंगे यहाँ
वो समान कोण बनेंगे। इस पे क्या है, समान कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, समान कोण बन रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी एक प्रमेय दिया। थेल्स ने जो है, थेल्स ने पृथ्वी को नापने और भूपटल भूदृश्यों को दर्शाने का शुरुआती प्रयास किया था। थेल्स ने क्या किया कि पृथ्वी को नापने एवं भूपटल के भूदृश्यों का शुरुआती प्रयास किया। उन्होंने भी पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्ती माना। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पानी में जो है क्या है, डिस्क के रूप में तैर रही है। यानी कि पानी में तैरती हुई तस्तरी माना। ये थेल्स का मानना था। ठीक दोस्तों।